हेलो गाइस, वेलकम टू अचीवर कनेक्ट। हम वापस आ गए अपने चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को लेकर। अब हम पढ़ेंगे उसका दूसरा पार्ट जिसमें हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। अभी तक हमने पढ़ा मेटल्स के बारे में, जितना हमें जानना था वो हमने जान लिया। इस लेवल पे हमने उसके रिएक्शंस देखे, रिएक्शन से हमें उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पता चली। हमने उनके मेटल ऑक्साइड्स के बारे में पढ़ा, हमने एक्सेप्शंस के बारे में पढ़ा और हमने उनकी केमिकल कॉम्पोजिशन के बारे में पढ़ लिया। तो बेसिकली हमने बहुत अच्छी नॉलेज ले ली है अबाउट ऑल दीज मेटल्स दैट आर प्रेजेंट इन आवर पीरियोडिक टेबल। अब हम बात करते हैं नॉन मेटल्स की, जो दूसरी क्लास है ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स। 3 क्लासेस थी हमने, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स में डिवाइड कर रखा है पीरियोडिक टेबल को। तो हम पढ़ेंगे नॉन मेटल्स के बारे में आज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स में हम डिस्कस करते हैं रिएक्शंस, कौन सा नॉन मेटल किसके साथ रिएक्ट करके क्या प्रोडक्ट बनाता है, दैट इज डिफाइंड एज इट्स केमिकल प्रॉपर्टी। तो जब नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ऑब्वियसली नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनेंगे, सिमिलर टू, याद होगा आपको यहाँ मेटल होता था जब, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो मेटेलिक ऑक्साइड बनाता था, मेटल ऑक्साइड, जिसका नेचर था बेसिक। यहाँ इसका नेचर है एसिडिक, बिल्कुल ऑपोजिट कंट्रास्टिंग प्रॉपर्टीज हैं इसकी। ठीक है, तो ये याद रहना चाहिए आप लोग को कि मेटल ऑक्साइड्स बेसिक है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक होते हैं नेचर में। दूसरी चीज, जब कार्बन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए, तो वो अपने साथ थोड़ी सी हीट भी रिलीज करता है। कभी भी रिएक्शन के इस वाले साइड में अगर हीट लिखी हो, यानी राइट हैंड साइड पे अगर हीट लिखी हो, दैट मीन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब इट इज प्रोड्यूसिंग एनर्जी, हीट एनर्जी। तो याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का सिंथेसिस प्रोसेस या फॉर्मेशन प्रोसेस जो होता है, या कार्बन डाइऑक्साइड जब एटमॉस्फेरिक एयर से या ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद क्लोरीन। नॉन मेटल्स जब रिएक्ट करते हैं क्लोरीन से, नॉन मेटल्स, क्लोरीन एक गैस है, नॉन मेटल इससे रिएक्ट करेंगे तो बनाएंगे नॉन मेटल क्लोराइड। जैसे आपका नॉन मेटल है हाइड्रोजन, ये भी एक गैस है, ये रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन के साथ और बना रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्लोराइड होता है, हाइड्रोक्लोराइड। इसे हम कहते हैं HCl, कॉमनली नोन एज HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ हाइड्रोजन, जब भी कभी कोई नॉन मेटल हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो वो हाइड्राइड्स बनाता है। हाइड्राइड्स आर सिंपल कंपाउंड्स व्हिच आर फॉर्म्ड बाय कोवेलेंट बॉन्डिंग ऑफ 2 एलिमेंट्स, यानी 2 एलिमेंट्स A और B कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू बॉन्डिंग होती है। एक होता है आयनिक और एक होता है कोवेलेंट। कोवेलेंट बॉन्ड्स जो होते हैं वो दे शेयर equal number of electrons for formation of these bonds। ठीक है, तो this kind of bond is called covalent bond। तो हमेशा नॉन मेटल जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे, हाइड्राइड्स एक क्लास ऑफ केमिकल्स होती हैं, हाइड्राइड्स होती हैं, दे आर यूजुअली यूज्ड एज गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स, रिड्यूसिंग एजेंट्स की तरह यूज होते हैं ये। ओके, तो इसका एग्जाम्पल है सल्फर कंबाइंस विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अ कोवेलेंट हाइड्राइड, जिसे कहते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी गैस है जो रिएक्शंस में, आप जब 11th-12th में रिएक्शंस करेंगे तो ये गैस यूज होती है फॉर रिड्यूसिंग। अब बात करते हैं आयनिक बॉन्ड्स के लिए। आयनिक बॉन्ड्स क्या होते हैं, मैंने अभी पीछे बताया 2 तरह के बॉन्ड्स होते हैं, एक कोवेलेंट होता है और दूसरा होता है आयनिक, राइट। तो आयनिक बॉन्ड बनते हैं बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक ट्रांसफर कर रहा है और एक एक्सेप्ट कर रहा है। तो देयर इज अ सिस्टम ऑफ एक्सेप्टर प्लस डोनर, 2 चीजें होनी चाहिए तब आयनिक बॉन्ड्स बनते हैं। दिस इज हाउ आयनिक बॉन्ड्स आर फॉर्म। अब आपको पता है आयनिक कह रहे हैं तो यानी देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ आयंस। आयंस 2 तरह के होते हैं, केटायन और एनायन। केटायन पॉजिटिव होते हैं, एनायन नेगेटिव होते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को हमेशा क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, और इनके बीच में जो फोर्स होती है वो अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है ऑफ अट्रैक्शन, विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग।
ठीक, इट्स अ यूनिवर्सल फोर्स। कभी भी कोई भी पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव को हमेशा अट्रैक्ट करेगा। तो होता क्या है, जो सिस्टम है आपके पास डोनर का और किसका, एक्सेप्टर का, एक देगा अपना सामान और एक लेगा उससे सामान। तो जैसे ट्रेड सिस्टम होता था पहले, पैसे नहीं होते थे पहले, बार्टर सिस्टम होता था, वो ही सिस्टम यहाँ चल रहा है। आप कुछ इनको दीजिए, वो बदले में आपको कुछ देंगे। यहाँ पर लेन देन किसका हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का। तो जो पॉजिटिव आयन होता है बेसिकली उस पर पॉजिटिव चार्ज आता ही इसलिए क्योंकि वो बेचारा अपना सामान ले रहा है और ये उससे एक्सेप्ट कर रहा है। यहाँ पर वन साइड फ्लो होता है, वन साइड, इधर से वापस इधर सामान नहीं जाएगा, ये सिर्फ इससे एक्सेप्ट करता है इससे, और दूसरा जो है डोनर जो है वो सिर्फ देता है। तो देयर इज वन डायरेक्शनल फ्लो। अगर सपोज मेरे पास ये एक एलिमेंट है, इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया इसको, तो ये दे रहा है, दिस इज डोनर एंड दिस इज एक्सेप्टर। अब ये हम बात करते हैं क्यों कोई दे रहा है और कोई, ये कैसे डिसाइड करें कि ये वाला इलेक्ट्रॉन देगा और इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये लेगा इलेक्ट्रॉन उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। ये आप 9th क्लास में वैलेंसीज पढ़ी होंगी आपने, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ा होगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं किसी भी एलिमेंट के। अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम के पास का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है, उसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है सोडियम के पास आउटर मोस्ट शेल में, और क्लोरीन जो है, क्लोरीन के पास 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्लोरीन के। उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन इज टेकन बाय क्लोरीन, क्योंकि इसको 8 चाहिए होते हैं। आपको पता है कि जो फुल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है या उसको स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, वो तब होगा जब ये 2 8 8 हो जाएगा। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इस शेल में कितने आ सकते हैं, एल शेल में 8, के शेल में कितने आ सकते हैं 2, और के एल एम में आ सकते हैं। अभी हम 18 आ सकते हैं वैसे तो इसमें, लेकिन हम 8 को एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मानते हैं। तो ये क्या चाहता है क्लोरीन की उसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। ऑक्टेट कंप्लीट होगी तो उसे ये वाला कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अगर ऐड हो गया तो यहाँ से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, ये, विच इज ऑल्सो अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि इसकी आउटर मोस्ट शेल फिल्ड है कंप्लीटली। एल शेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। तो जब भी कोई एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उसके पास प्लस साइन आ जाता है, जैसे यहाँ सोडियम के पास आया। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन अगर क्लोरीन को मिल जाता है कहीं से उड़ता उड़ता उसके पास आ गया, जिस सोल्यूशन में हमने रखा था वो क्लोरीन भी था, तो क्लोरीन ने उसको फौरन अपने पास बुला लिया और उसे पकड़ लिया और उसने इसको अपनी आउटर मोस्ट शेल में इंक्लूड कर लिया। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ, 2 8 8, राइट। तो ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल, यहाँ पर ये क्या है, दिस इज अ मेटल। आपको याद होगा मेटल की डेफिनेशन हमने बताई थी, ऑल इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स आर मेटल्स, ऑल इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स आर नॉन मेटल्स, राइट। तो देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल प्लस नॉन मेटल फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड्स, क्योंकि हमें चाहिए एक प्लस चाहिए एक माइनस चाहिए, तभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बनेगी और दे विल फॉर्म कंपाउंड्स ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर ये कंपाउंड बन गया। एन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, वो इसने क्लोरीन को दे दिया, इसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी, इसको एक इलेक्ट्रॉन निकालना था, इजीली निकाल सकता है क्योंकि निकालने के बाद इसे एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा 2 8 का। तो वो सोचेगा मैं इससे बेहतर है मैं निकाल दूं, बजाय इसके कि मैं 7 इलेक्ट्रॉन लूं और अपनी ऑक्टेट को 8 करूं। 1 से 2 ही कंडीशन हो सकती है, या तो वो अपना इलेक्ट्रॉन दे दे तो उसका कॉन्फ़िगरेशन 2 8 हो जाएगा, या वो 7 इलेक्ट्रॉन ले और अपना कॉन्फ़िगरेशन ये करे, तब जाके उसको स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। तो वो क्या इजी होता है उसके लिए, एक अपना दे देना और ये वाला कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेना। तो यहाँ पर उसने आयनिक बॉन्ड्स बना लिया बाय ट्रांसफर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन टू द नीडी पर्सन, जिसको ज़रूरत थी उसे दिया, खुद में पॉजिटिव चार्ज आ गया, खुद तो
अच्छा इंसान बन गया, ये जिसने लिया उस पर नेगेटिव चार्ज आया, वो नेगेटिव आदमी है। ठीक, जो कोई छीन रहा है चीज वो ऑब्वियसली नेगेटिव है, क्योंकि उसके पास अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब ये समझिएगा, देयर इज मोर अट्रैक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन्स। ओके, मूविंग ऑन टू द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड्स, यानी ये जो आयनिक बॉन्ड वाले कंपाउंड्स होते हैं जिन्हें हम आयनिक कंपाउंड्स कहते हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं या केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज आयनिक कंपाउंड्स की क्या होती हैं कि दे आर बनते किस वजह से, बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव चार्ज। तो इस वजह से वो कंपाउंड होते हैं वो दे आर एग्जिस्टिंग इन सॉलिड स्टेट एंड दे आर हार्ड टू ब्रेक। ठीक, क्योंकि उनके बीच में जो फोर्स है, एक एटम बॉन्डेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो इसकी फोर्स जो अट्रैक्शन है या बॉन्ड है बहुत स्ट्रांग होता है, एंड दैट इज वाई दीज कंपाउंड्स आर एग्जिस्टिंग इन सॉलिड स्टेट, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। दूसरा, इन्हें तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, दे जनरली ब्रेक इनटू पीसेस। अगर हम उन पर कोई फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स या प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो टूट जाएंगे। इसलिए आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ब्रिटल कहलाते हैं, दे आर ब्रिटल। ठीक, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, हमने मेटल्स में देखा था मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स मेटल्स के बहुत हाई होते हैं, वहीं नॉन मेटल्स के जनरली लो होते हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बिटवीन आयंस, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द आयनिक बॉन्ड्स एंड बिटवीन एटम्स, thus ionic compounds have high melting and boiling points। आपको याद होगा मेटल्स का हमने कहा था हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो वो क्यों होता है, क्योंकि वो भी सॉलिड होते थे, उनके बीच उनके जो एटम्स हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी वो हाई होती थी। तो अगर उनके दो, ये समझिए अगर मैं दो चीज़ों को बहुत टाइटली बांध रखा है तो मुझे बहुत फोर्स लगानी पड़ेगी इन दोनों को, दो पार्टिकल्स को या दो बॉल्स को अलग करने में। तो जितनी फोर्स मुझे लगानी पड़ेगी उतना ही हाई उसका मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट होगा। क्यों, अलग क्यों करना है, अलग करेंगे तभी तो वो मेल्ट होंगे। मेल्ट होके या बॉयल होके क्या होता है, स्टेट चेंज होती है। स्टेट चेंज होने का मतलब है उनके एटॉमिक लेवल पे उनके एटम्स के बीच में जो स्पेसिंग है या उनके बीच में जो फोर्स है वो चेंज होती है। आपने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा होगा सॉलिड में सबसे ज़्यादा कम स्पेस होती है और सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, यानी उसके पार्टिकल ज़्यादा पास होते हैं। लिक्विड स्टेट में क्यों होता है, क्यों वो फ्लो कर सकता है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं तो उनके बीच में स्पेसेस होती हैं, दैट इज वाई वो लूज होते हैं, लूजली बाउंड होते हैं, वो फ्लो कर सकते हैं। गैसेस और ज़्यादा इजीली फ्लो कर सकती हैं, वो इसलिए क्योंकि उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल ही लो होती है। तो बेस्ड ऑन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम ये कह सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों बहुत हाई होते हैं आयनिक कंपाउंड्स के, जस्ट लाइक मेटल्स, राइट। दूसरी चीज, सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स बने हैं एक पॉजिटिव चार्ज के और एक नेगेटिव चार्ज के, दो चीज़ों से मिलकर बना है। तो ऑब्वियसली जब हम इसे पानी में अगर डिसॉल्व करेंगे तो ये इट विल डिसोसिएट इनटू टू आयंस। इट कैन डिसोसिएट, आई एम नॉट सेइंग कि वो 100% डिसोसिएट होगा हमेशा, बट इट कैन डिसोसिएट इनटू टू आयंस। और अगर यहाँ आपके पास कोई पोलर सॉल्वेंट हो, पोलर सॉल्वेंट मतलब जो खुद ऐसा हो जो खुद आयन से बना हो, यानी अगर H2O है तो आपको पता है OH और H ये टूट के OH माइनस और H प्लस बनाते हैं। दीज आर टू आयंस जस्ट लाइक दिस। तो यहाँ पर आयंस ऑलरेडी मौजूद हैं। जब भी पोलर सॉल्वेंट होगा उसमें आयंस ऑलरेडी मौजूद होंगे, है ना। तो क्या होगा जब आप एक जैसी चीज उसमें लाइक डिसॉल्व्स लाइक, वो वाली चीज है like dissolves like, ionic compounds will dissolve in polar solvent, क्योंकि पोलर का मतलब ही होता है कि उसमें दो पोल्स हैं, दो पोल्स यानी एक प्लस एक माइनस है, ठीक है। तो like dissolves like, ionic compounds will easily dissolve in polar solvents and solubility decreases in non-polar solvent। मतलब हो तो शायद जाए, मतलब अगर हमने ऐसा कंपाउंड लिया है कि हो सकता है वो डिसॉल्व हो जाए नॉन पोलर में भी, लेकिन उनकी सॉल्युबिलिटी 100% नहीं होती, 100% डिसॉल्व नहीं होते हैं वो कभी भी। जैसे पेट्रोल में मैं अगर डिसॉल्व करना चाहूँ उसको, सॉल्ट को, कॉमन सॉल्ट को, NaCl को, तो वो इतने अच्छे से डिसॉल्व नहीं होगा, राइट, जितना वो पानी में हो जाता है
है ना, देखा होगा पानी में डालते ही वो घुलने लगता है, गायब होने लगता है, थोड़ा सा स्टिरिंग करते हैं, थोड़ा हीट प्रोवाइड करते हैं, गायब। अब बात करते हैं कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी इज रिलेटेड टू मोशन ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रॉन्स। अब आयनिक कंपाउंड्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो कंप्लीटली पैक्ड हैं, क्योंकि जो आपके कंपाउंड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस से बंधी हुई है, दोनों आयंस बंधे हुए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस से, तो इनका मोशन क्या है, नो मोशन, दे आर नॉट एबल टू डू एनी मोशन। तो जब ये आयंस मूव ही नहीं कर पा रहे, जब ये जो चार्ज पार्टिकल्स हैं मूव नहीं कर पा रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट कर पाएंगे, सिंपल। तो सॉलिड स्टेट में दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बट दे आर गुड कंडक्टर्स व्हेन दे आर इन मोल्टेन स्टेट। मोल्टेन स्टेट मतलब पिघल गया, अगर आपने उसे या तो पानी में डिसॉल्व कर दिया या उसे सॉलिड था, सॉलिड को मेल्ट कर दिया, मोल्टेन स्टेट में आ गया, तो वो कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी, राइट, सिंपल। ये 4 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। पहली चीज़ उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, वो सॉलिड्स होते हैं, हार्ड होते हैं, ब्रिटल होते हैं नेचर में। सेकेंड, उसके हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। तीसरा, वो लाइक डिसॉल्व्स लाइक, आयनिक कंपाउंड्स आर डिसॉल्व्ड इन पोलर सॉल्वेंट्स। फोर्थ है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, they do not conduct electricity in solid state, but they are good conductors in molten state। ये चीज़ याद रखिएगा आप लोग। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, ये हम डिस्कस करेंगे अकरेंस ऑफ मेटल्स के बारे में। अकरेंस ऑफ मेटल्स, तो गाइस ये आपका 3rd पार्ट है इस चैप्टर का। इस चैप्टर के तीसरे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे ये मेटल्स जो थे, जो हमने अभी तक पढ़े, जिनके बारे में, ये आयरन हुआ, सिल्वर हुआ, गोल्ड हुआ, कॉपर हुआ, ये सब मिलते कहाँ पर हैं, मिलते हैं तो उन्हें हम तक कैसे पहुँचते हैं, तो ये पता चलता है हमें थ्रू अकरेंस ऑफ मेटल्स। इस टॉपिक में हम पता करेंगे कहाँ मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, और फिर उनका एक्सट्रैक्शन, एक वर्ड है एक्सट्रैक्शन, यानी जो आपको, आप सपोज करिए क्रूड ऑयल जो होता है, क्रूड ऑयल जिससे पेट्रोल बनता है, वो भी तो क्रूड फॉर्म में होता है ना, उसे फिर रिफाइन करा जाता है, वो उसमें तमाम इम्प्योरिटीज़ होती हैं, तमाम दूसरे तरह के ऑयल्स होते हैं, हम उसको रिफाइन करते हैं, तब जाके हमें पेट्रोल एंड डीजल मिलता है। तो पेट्रोल और डीजल ऑब्टेन करने के लिए दे अंडरगो सम प्रोसेस, इंडस्ट्रियल प्रोसेस। ऐसे ही एक्सट्रैक्शन इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग प्योर मेटल्स। उसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जो आगे हम डिस्कस करेंगे। पहले हम ये डिस्कस कर लें अकरेंस ऑफ मेटल्स क्या है, कहाँ हमें मेटल्स मिलते हैं। तो मेटल्स यूजुअली अर्थ 2 जगह पे मेनली मिलते हैं हमें। पहला है अर्थ क्रस्ट, यानी ज़मीन में, अर्थ में, अर्थ के अंदर ज़मीन में। दूसरा है सी वाटर में। 2 ही ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर हमें ये मेटल्स मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ ओर्स। अब बात करते हैं ओर्स क्या है। ओर्स, अगर मुझे कहीं पर गोल्ड का बहुत बड़ी माइन मिल गई, सपोज करिए बहुत बड़ी माइन है जिसमें गोल्ड ही गोल्ड है, तो वो मैं कहूँगी ओर है, इट्स एन ओर। तो ओर क्यों है? ओर इज द अकरेंस ऑफ वन पर्टिकुलर मेटल इन हाई परसेंटेज। बहुत सारे अमाउंट में एक ही मेटल मिल रहा है आपको एक जगह से, तब हम उसको कह देंगे वो ओर है। अदरवाइज मिनरल जो होते हैं, minerals are naturally occurring substances which have uniform composition. Suppose iodine. Iodine is a mineral which is found in sea water. तो वो क्या है? मिनरल है। और जो होते हैं, अगर मुझे ये बहुत अमाउंट में एक जगह मिल गया अमाउंट, सपोज मुझे गोल्ड, अफ्रीका में कहीं डिगिंग हुई और उस डिगिंग में या माइनिंग में मुझे एक जगह पर पूरी टनल में गोल्ड की माइन मिल गई, तो क्या कहूँगी उसको? दैट विल बी कॉल्ड एन ओर। वहाँ पर एक ही मेटल मिल रहा है मुझे एंड दैट टू इन वेरी लार्ज क्वांटिटी, वेरी हाई परसेंटेज, तो दैट इज कॉल्ड ओर। तो मेटल्स जो हैं हमने एक एक्टिविटी सीरीज में डिवाइड, टेबल के फॉर्म में हमने उन्हें लिखा है, जिसको कहते हैं एक्टिविटी सीरीज। एक्टिविटी सीरीज का मतलब है कौन सा मेटल कितना रिएक्टिव है, उस बेसिस पे हमने एक टेबल बनाई है। And the top of that table consists of metals which are most reactive, and the bottom of that table consists of metals which are least reactive, and the middle portion consists of obviously metals which are moderately reactive. तो जो metals आपके least reactive होते हैं, यानी वो bottom पे होंगे टेबल के,
एंड में एकदम ये टेबल के इस पोर्शन में। कौन कौन से वो? गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है। ये मेटल्स आपको फ्री स्टेट में मिलते हैं। फ्री स्टेट मतलब ऐसे ही खाली बिना किसी और मेटल के साथ बॉन्ड किए हुए वो फ्री मिलते हैं, क्योंकि वो रिएक्ट ही नहीं करते किसी के साथ। दे आर इनर्ट, दे आर नोबल मेटल्स। तो जब वो रिएक्ट ही नहीं करते तो वो ऑब्वियसली अकेले अकेले ही घूमेंगे। फ्री स्टेट का मतलब है फ्रीली घूमते हैं, अकेले, किसी और एलिमेंट्स के साथ बॉन्डिंग नहीं होती है। लेकिन कॉपर और सिल्वर के कुछ सल्फाइड ओर्स और ऑक्साइड ओर्स भी पाए गए हैं, यानी सल्फाइड ओर और ऑक्साइड ओर सिल्वर की। तो इस फॉर्म में भी कई जगह पे सिल्वर हमें मिला है अर्थ क्रस्ट में, ठीक है। लेकिन गोल्ड नहीं मिला इस फॉर्म में। हमेशा गोल्ड फ्री स्टेट में ही रहता है, खाली अकेला ही वो काफ़ी है। वो मतलब बहुत अपने आप को सुपीरियर समझता है, वो किसी और से दोस्ती करना ज़रूरी नहीं समझता। लेकिन कॉपर और सिल्वर कहते हैं कि चलो फ्री स्टेट में भी रह लेंगे, और कुछ जो है कॉपर और सिल्वर सल्फर के साथ बॉन्ड बना लेते हैं, सल्फाइड बनाते हैं, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके थोड़े से ऑक्साइड ओर्स भी बना लेते हैं। तो इन दो फॉर्म्स में भी एग्जिस्ट करते हैं कॉपर और सिल्वर। जो मिडिल रिएक्टिविटी सीरीज में होते हैं, जैसे जिंक हुआ, आयरन हुआ, लेड हुआ, ये जो हैं दे आर यूजुअली फाउंड इन ऑक्साइड। देखो ऑक्साइड और सबसे ज़्यादा कॉमन मिलेंगी, क्योंकि ऑक्सीजन जो है पूरे एयर में प्रेजेंट है अबंडेंटली। दूसरा, उसके साथ रिएक्शन करना बहुत ईजी होता है, क्योंकि ऑक्सीजन खुद बहुत रिएक्टिव है। तो आपको ज़्यादातर जो ओर्स मिलेंगी वो ऑक्साइड फॉर्म में मिलेंगी, यानी ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड मिलेंगे एलिमेंट्स, ठीक है। तो 3 तरह के होते हैं, ऑक्साइड होंगे या सल्फाइड होंगे या कार्बोनेट्स होंगे। ये 3 फॉर्म्स होती हैं ओर्स की। इसमें से पहले वाले जो होते हैं, जो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, वो सिर्फ इन 2 स्टेट्स में पाए जाते हैं। वो भी सब नहीं, ज़्यादातर फ्री स्टेट में होते हैं। वो यूजुअली वो एग्जिस्ट करते हैं फ्री स्टेट में, लेकिन कुछ जैसे कॉपर और सिल्वर ये दोनों इस 2 फॉर्म्स में भी एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद जो मिडल रिएक्टिविटी वाले होते हैं वो यूजुअली इन तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं। वो तीनों स्टेट से एग्जिस्ट करती है। कार्बोनेट्स भी हो सकता है मिल जाए आपको, ऑक्साइड में भी मिल सकते हैं और सल्फाइड में भी मिल सकते हैं। फिर जो मोस्ट रिएक्टिव होते हैं, यानी टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में जो एग्जिस्ट लाई करेंगे, दे आर फाउंड इन फ्री स्टेट। वो फ्री, दे आर नेवर फाउंड इन फ्री स्टेट, क्योंकि फ्री स्टेट जो होती है अगर वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करने लगे तो वो धड़ाधड़ रिएक्शंस करेंगे। जो एलिमेंट उन्हें पहला मिल जाएगा उसके साथ रिएक्शन करेंगे। वो दे आर वेरी वेरी बहुत लड़ाई करते हैं, दे आर वेरी रिएक्टिव। जो पहला इंसान मिलेगा उससे रिएक्ट कर जाएंगे और बॉन्डिंग कर लेंगे। जैसे एग्जांपल है सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। तो दे आर नेवर फाउंड इन फ्री स्टेट, याद रखिएगा। और यूजुअली ऑक्साइड इन्हीं स्टेट्स में, इन 3 फॉर्म्स में ही एग्जिस्ट करते हैं। ये कभी भी फ्री स्टेट में नहीं होंगे। ऑक्सीजन से मैंने बता दिया क्यों कॉमनली ऑक्साइड और सबसे ज़्यादा कॉमन होती हैं, क्योंकि ऑक्सीजन अवेलेबल है अबंडेंटली और वो बहुत रिएक्टिव भी होता है। सो गाइज, आई होप ये चीज़ समझ में आई हो आपके, एंड वी विल डिस्कस लेटर ऑन इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर कि हमें कैसे इन मेटल्स को इन ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट से अलग करके हमें सिर्फ मेटल चाहिए, वो कैसे मिलेगा। विल डिस्कस इन द नेक्स्ट पार्ट।